हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम समझेंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस है। इससे पहले हमने डेंसिटी और वॉल्यूम ये कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखें। ठीक है, तो आज हम करेंगे मास और वेट। देखिए, मास जो होता है ना और वेट, इन दोनों में डिफरेंस भी है और सिमिलैरिटी भी है, यानी कि समानताएं भी, और इन दोनों में क्या है, डिफरेंस भी, अंतर भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मास के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जो ये मास है इसको वैसे हिंदी में हम कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं? द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए, ये जो मास है हमारा, ये मास क्या होता है? इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको डेंसिटी बताया था। ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि ये मुझे मास कवर करना है। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि डेंसिटी जो होता है हमारा, वो क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो घनत्व होता है वो क्या है? द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से मैंने मास निकाला था। देखिए, ये नंबर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि जो मास होगा वो क्या होगा? डेंसिटी और वॉल्यूम इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है, पहले ये देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको डेंसिटी बताया था। डेंसिटी का मतलब क्या था? कोई वस्तु कितना घना है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? चिपके होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल चिपके होते हैं, यानी कि एक ही क्षेत्र में बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं। इसीलिए इसमें क्या है, इसके बीच में दो पार्टिकल्स के बीच में यहां पर क्या होता है? डिफरेंस कम होता है, इसीलिए ये क्या है? ज्यादा डेंस होता है। याद रखना है, जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं तो वहां पर डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जैसे एक स्टार है, ठीक है, उसका नाम है ड्वार्फ स्टार। क्या नाम है बच्चों? ड्वार्फ स्टार। ये एक ऐसा स्टार है जिसमें क्या है कि इसका अगर मान लीजिए पार्टिकल्स देखेंगे ना, तो वो पार्टिकल्स क्या है? सपोज कीजिए ये हमारा एक चम्मच है, एक चम्मच मान लीजिए, एक चम्मच है सपोज कीजिए। इसके ऊपर जितने पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है, इसके ऊपर आपके हिसाब से कितना पार्टिकल्स आ सकता है? सोचिए, ज्यादा से ज्यादा 50 मिलीलीटर। ठीक, बहुत ज्यादा हो गया वो। अगर मान लीजिए कोई सॉलिड रख लेते हैं तो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। ठीक, लेकिन ये आपको जानकर बिल्कुल सरप्राइजिंग होगा कि जो ड्वार्फ स्टार है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर एक चम्मच में रखा जाए तो उसका वजन कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 टन, 1000 टन। ठीक है, अब ये क्यों होता है? ठीक है, इसका भी कारण है, ये समझ लीजिए क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो ये डेंसिटी क्या है ना, डेंसिटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी किसी भी पार्टिकल के बीच में, यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में वहां पर क्या है? उसकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। अब इसको ध्यान से समझना है क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये स्टार था, तो हर एक चीज आपको पता है कि जो ऑल पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, उसमें क्या है? एटम्स होते हैं। तो ये जो एटम्स है, इसमें आपको पता होगा कि बीच में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। ठीक है, और इसके बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, रोटेट करते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जहां पर P मतलब पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। N मतलब नो चार्ज, यानी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब ये पार्टिकल्स यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं यहाँ पर सर्कुलर डायरेक्शन में, तो है क्या? अब एक चीज सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल्स ज्यादा जगह घेर रहा है। ठीक है, स्पेस ज्यादा घेर रहा है, इसका मतलब उसके दो रीजन हो सकते हैं ना। उसका पहला रीजन क्या हो सकता है? पहला रीजन तो ये हो सकता है कि वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डेंस है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ये कॉपी है। ठीक है, मान लीजिए ये कॉपी है। अब ये कॉपी इतना जगह घेर रहा है। ठीक है, इतना जगह। अब यहां से अगर मैं देखूं, ठीक है, देखिए यहां से ये जो पार्टिकल, ये जो साइज है हमारा, ये यहाँ लेंथ ब्रेथ, तो इसका साइज देखिए, लेंथ ब्रेथ इतना साइज ले रहा है।
ठीक। अब अगर मैं बात करूं इस पार्टिकल की, यहाँ पर देखिए इस जगह पर, यहाँ थिकनेस मोटी है, यहाँ बहुत सारे पेजिस हैं, तो यहाँ पर पेजिस बहुत सारे हैं एक्चुअली में, तो यहाँ पर क्या इसकी डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं जैसे ये एक इसी के बराबर का, मान लीजिए ये देखिए इसी के बराबर का यहाँ पर इसका साइज है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ, ठीक। लेकिन हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे पेजिस है, नंबर ऑफ पेजिस क्या है, बहुत सारे हैं, और यहाँ देखिए नंबर ऑफ पेजिस क्या है, बहुत कम है, ठीक। यानी कि इसका जो थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस, अगर थिकनेस पतला है इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम होगी, और थिकनेस अगर ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसको याद रखना है। नो मैटर इसका साइज कितना है, ठीक है, ये नहीं मतलब है कि इसका कितना बड़ा साइज है, साइज बढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि रुई और लोहे में कौन सा भारी होता है, लोहा, बट लोहे का साइज तो छोटा होता है, रुई का साइज बड़ा होता है, तो रुई का साइज बड़ा है बट ओवरऑल उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि रुई के जो पार्टिकल्स है ना वो दूर दूर हैं, ठीक है, बट आयरन में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पेजिस पास पास थे तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई, बट यहीं पर ये पेजिस अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दूर दूर है, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब ये बात करें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके बीच में देखिए कितना स्पेस आपको दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक का स्पेस, ठीक है, इतना स्पेस आपको दिख रहा है। अब ये जो स्पेस है, खुद सोचिए, यहां से यहां तक जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बहुत सारे, यानी कि इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, यहां से यहां तक है, ठीक, इधर भी, इधर भी, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकते हैं, ठीक। अब एक चीज देखिए, अगर मैं अब यहाँ पर न्यूक्लियस का साइज क्या है, छोटा है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, ये तो मैंने बड़ा बना दिया है, बट इससे भी बहुत छोटा है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार बताइए, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर सपोज कीजिए ये एक वस्तु है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट में मान लेते हैं हम कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एटम्स हैं, जैसे मान लीजिए एक एटम ये रहा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, दूसरा ये रहा, इसका न्यूक्लियस, तीसरा इसका न्यूक्लियस, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवंथ वन, एट्थ वन एंड नाइन्थ वन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस वाले टोटल हमारे ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो आप बताओगे 9 एटम्स है हमारे, है ना, ये बोलोगे, इसके अंदर 9 एटम्स है और न्यूक्लियस है, जहां पर यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे, यहाँ पर चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक। यानी कि देखिए यहाँ पर जो ये जगह घेरा है, यहाँ पर एक एटम को देखिए यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक इतना जगह घेरा है, पर कायदे से अगर देखा जाए तो ये जो स्पेस है हमारा, ये इतना स्पेस, ठीक है, ये कुछ ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने के लिए। तो इस वाले केस में क्या होता है, ड्वार्फ स्टार वाले केस में जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, यहां से चक्कर लगाते 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 बिल्कुल पास आ जाते हैं, और किसके पास आ जाते हैं, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं। तो एक बात सोचिए, अगर मान लो ये हमारा एटम था, ये हमारा न्यूक्लियस था, और इलेक्ट्रॉन यहां से चक्कर लगाते लगाते बिल्कुल पास आ गया, यहां आ गया, इसका मतलब जो रोटेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो कुछ इस पीरियड में होगा, ठीक है, यहां तक होगा। इसका मतलब ये जो स्पेस हमारा, ये स्पेस बच गया, यानी कि यहां से यहां तक का स्पेस हमारा बच गया है, ठीक है, ये स्पेस बच गया है, इसका मतलब अब एटम का साइज जो है वो छोटा हो गया, ये स्पेस हमारा बच गया, तो यहां पर इसी साइज का दूसरा एटम आ सकता था, इसी साइज का और एक एटम आ सकता था, इसी साइज का और एक एटम आ सकता था। ऐसे करके जहां पर पहले एक एटम था, वहां पर अब कितने एटम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक एटम की जगह कितना आ गया, 7। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे एक एटम्स की जगह लाखों एटम्स आ जाते हैं, बात समझ आ रहा है, यहाँ पर एक एटम्स की जगह उसी स्पेस में लाखों एटम्स आ जाते हैं, इसलिए इन पर एटम्स का जो वेट है वो डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, एक्चुअली में इनका जो टोटल है हमारा, ठीक है, वो क्या हुआ, बढ़ गया।
अब यहाँ पर ये जो किलोग्राम में मेजर हो रहा है या टन में मेजर हो रहा है वो हमारा क्या है, ये टोटल बढ़ जाता है। यहाँ पर 1000 टन है मान लो, तो ये 1000 टन क्या है, इसी के कारण है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बिल्कुल पास आ गए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई। ये बात तो समझ आ गया। तो एक चीज आपको याद रखना है, जो मास है, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो एक चीज क्या याद रखना है, जो मास है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पर और वॉल्यूम पे। तो इसमें क्या डिपेंडेंसी है ये देख लेना है। तो मास अगर हम निकालना है तो हमें क्या निकालना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं डेंसिटी बढ़ा दूं, इफ डेंसिटी इज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा। सपोज कीजिए मैंने यहां पर जो वॉल्यूम है वो मैंने 1 रखा, ठीक, डेंसिटी को मैंने बढ़ा दिया, मान लो पहले 20 था, मैंने 30 कर दिया। ठीक, अभी डेंसिटी का ऐसा यूनिट देखेंगे और ये 1 ही था। तो यहां पर ओवरऑल मास कितना है, 20 किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट होता है बच्चों किलोग्राम। ठीक, वैसे यहां पर अगर m1 मान लेते हैं, इसको मानते हैं m2, यहां पर कितना आ गया, 30 किलोग्राम। एक बार बताइए, यहां पर डेंसिटी 20, यहां 30, यहां पर मास चेंज हो गया, यहां पर मास चेंज हो गया। यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका मास भी ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी कम है उसकी मास भी कम है। ये तो क्लियर है। डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा मास भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मास है हमारा, जो मास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के। यानी डेंसिटी के बढ़ने से मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर मास को घटा दूं, ठीक है, इन केस यहां पर ये मैं घटा दूं इसको, जैसे मान लीजिए यहीं पर हम दूसरा केस ले लेते हैं, m-1, ठीक है, इसमें मान लो यहां पर मैंने ले लिया 10 किलो, 10 ले लिया, ठीक है, 10 या 1, तो 10 आ गया। अब मैं इसको घटा रहा हूं, तो ये 10 से कर दिया 5, तो ये आ गया 5। तो देखिए यहां पर क्या किया, मास को मैंने रिड्यूस कर दिया, घटा दिया। तो मास भी क्या है, पहले यहां पर मास कितना था, 10 किलोग्राम, अब कितना रह गया है, 5 किलोग्राम। यानी कि मास अगर घटाओगे, ठीक है, इफ द मास विल बी रिड्यूस द ओवरऑल, इफ द डेंसिटी विल रिड्यूस द ओवरऑल मास विल रिड्यूस। ठीक है, अगर डेंसिटी घटेगा तो मास भी घट जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ जाएगा। ये तो क्लियर है। ठीक, अब देखिए ये तो बात हो गई डेंसिटी का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे मास के ऊपर। अब देखते हैं वॉल्यूम का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे मास के ऊपर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रफ करते हैं। अब देखो यही केस मैं लेता हूं वॉल्यूम का, तो यहां लिखा मास, ठीक, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां डेंसिटी और यहां वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर डेंसिटी मैंने रख लिया, सपोज करो डेंसिटी को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, जैसे पहले मैं वॉल्यूम नहीं किया चेंज, अब मैं डेंसिटी को 1 रखता हूं। ठीक, वॉल्यूम अगर यहां पे मान लेता हूं 10 रख देता हूं, यहां मास रख दिया, तो ये कितना आ गया, 10 किलोग्राम। ये हमारा m1 आ गया मान लो। वैसे ही m2 निकालें, यहां डेंसिटी से वॉल्यूम चेंज कर देता हूं, यहां 20 रख देता हूं, तो कितना जाएगा, 20 किलोग्राम। तो यहां हुआ क्या, यहां वॉल्यूम कितना था फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में आपका वॉल्यूम 10 था, तो फर्स्ट वाले केस में क्या था वॉल्यूम हमारा 10, और सेकंड वाले केस में वॉल्यूम कितना था 20। तो अगर 10 से 20 हुआ यानी कि बढ़ गया ये वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो मास भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब जैसे हमने मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी लिखा है, वैसे ही हम मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिख देंगे। यानी कि मास किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के भी प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर अलग से लिख लीजिए, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान जो है वो समानुपाती है किसके, आयतन के। ठीक, इसका मतलब मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी, सॉरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और मास घटाएंगे तो ये भी घट जाएगा, है ना। यहां भी अगर ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये घटा देंगे तो ये घट जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। यानी एक बात तो क्लियर है कि फॉर्मूले में अगर
कोई भी नंबर ऊपर की ओर दे, ठीक है, कोई भी नंबर अगर ऊपर की ओर दे, इसका मतलब होता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ आ गई? जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, इसका मतलब क्या है, जो प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। यानी कि अगर एरिया बढ़ा दे तो प्रेशर कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ा दे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि डेंसिटी का, सॉरी, मास का डेंसिटी और वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, अच्छा, अब मास का क्या टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट है, यानी टेम्परेचर को बढ़ा दे तो मास पर कोई डिपेंडेंसी या कुछ चेंजेस आएगा, ये देखते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं, ठीक है, टेम्परेचर को अगर चेंज करूं, खुद ही सोचिए, जैसे पानी है, वाटर, ठीक, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर, ठीक, एक ले लेते हैं आइस, ठीक है, आइस सॉलिड है, ठीक है, अच्छा, और कुछ ले लेते हैं, मान लो ऐसे ले लिया क्रिस्टल, शुगर, चीनी, ये भी सॉलिड है। अब एक बात बताइए, अगर मैं आइस को मेल्ट करूं, ठीक है, अगर मैं इसको हीट दूं, यहां से टेम्परेचर दूं, तो क्या होगा, आइस पिघल जाएगा। आइस के पिघलने से होगा क्या, आइस के पिघलने से क्या उसके मास पर डिपेंडेंसी, यानी मास के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताइए, कोई पड़ेगा इफेक्ट या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, मास जो है वो कभी चेंज नहीं होता, इसको याद रखना है, मास कभी चेंज नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, आप ध्यान से सुन, ये जैसे आइस है, ठीक, ये आइस कितने किलोग्राम का था, सपोज कीजिए ये आइस 50 किलोग्राम का था, ध्यान से समझना, सपोज करो 50 किलोग्राम का था। अब टेम्परेचर दिया तुमने, ठीक है, टेम्परेचर दिया, कंडीशन क्या आता है, पहला कंडीशन, इफ सिस्टम इज ओपन, अगर सिस्टम खुला रहेगा तो क्या हो जाएगा, हीट देने से क्या होगा, हीट देने से यहां से अगर गर्मी देंगे तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन से क्या होगा, एक्चुअली में यहां पर जो पार्टिकल्स थे जो चिपके हुए थे, यानी मान लो ये 50 किलोग्राम था, तो वो 50 किलोग्राम क्या है, इवेपोरेशन के कारण उसके पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, तो वहां से पार्टिकल्स निकल के चले गए बाहर। यहां से समझना, अगर तुमने एक्सटर्नल इफेक्ट दिया है मास के ऊपर, यानी हीट किया, टेम्परेचर दिया, तो उससे क्या हुआ, वो जो इवेपोरेशन है उससे ये भाप बनकर ऊपर चला गया, ठीक है, 50 किलोग्राम था, अभी भी 50 किलोग्राम ही है, चेंजेस नहीं आया है, ठीक है, ओवरऑल उसके मास में चेंज नहीं आया है, याद रखना है। चेंजेस कहाँ आ गया है, उसके वॉल्यूम में, उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया है। क्यों? क्योंकि पहले उसका वॉल्यूम था छोटा, अब उसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक, तो टेम्परेचर देने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये क्लियर है, यानी टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के, ठीक। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या मास पर कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, 50 किलोग्राम था, यहाँ भी 50 किलोग्राम है, ठीक, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक, यानी ये अगर बढ़ाओगे तो जरूरी नहीं है ये बढ़ेगा, यानी ये कांस्टेंट रहता है, तो सीधे बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, ये कांस्टेंट होता है, यानी मास चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी मास चेंजेस नहीं होगा, ये बात क्लियर है। अब देखो, अगर प्रेशर बढ़ा दे, ठीक है, अगर मैं इस आइस के ऊपर प्रेशर लगाऊं ऊपर से, या इस शुगर के ऊपर प्रेशर लगाऊं, तो क्या होगा, प्रेशर लगाने से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें, ये कागज है, ठीक है, इसको मैं प्रेशर लगाऊं, ध्यान से समझना, इसको प्रेशर लगाऊं मैं, तो प्रेशर, ये देखिए, इसकी अभी थिकनेस मान लो ये है, ठीक है, मोटा है, अब मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ प्रेशर, तो ये दब रहा है, प्रेस हो रहा है, प्रेस हो रहा है, और ये प्रेस हो गया, ठीक, प्रेस हो गया, यानी प्रेशर लगाने से क्या हुआ, इसका जो डेंसिटी था, इसका जो डेंसिटी था वो क्या हो गया, बढ़ गया, वो डेंसिटी बढ़ गई, ठीक, और बिल्कुल पास पार्ट, अब ये मान लो ये है, अब और इसको मैं दबाऊंगा, ठीक है, प्रेशर दूंगा, तो इसके पार्टिकल्स देख रहे हैं और पास आ रहा है, देखो थिकनेस बढ़ रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था इसमें,
जो कॉपी में थिकनेस बढ़ गया मतलब डेंसिटी बढ़ गई। यहाँ भी देखो ये बिल्कुल पास आ रहा है, और अगर मैं पास करूँ तो और पास आएगा, यानी डेंसिटी इसकी बढ़ती जा रही है और इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। यानी डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये भी याद रखना, डेंसिटी बढ़ेगी, जैसे डेंसिटी बढ़ रही है तो वॉल्यूम इतना था और कम हो जाएगा। डेंसिटी बढ़ गई, थिकनेस, वॉल्यूम कम हो गया। ठीक, अब डेंसिटी कम कर रहा हूँ, देखो पतला कर रहा हूँ और इसको पतला करता हूँ और इसको पतला करता हूँ, डेंसिटी बहुत कम तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब एक बात और आगे फिक्स कि अगर मैं डेंसिटी को बढ़ाऊँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसिटी को कम करूँ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। और ये बात आपको यहाँ से भी पता चलेगा, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये बढ़ाऊं तो ये घट जाएगा, ये घटाऊं तो ये बढ़ जाएगा। अभी बताया था आपको मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, ये बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो ये है, ये बॉक्स है, अब इसके ऊपर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, तो क्या इसके थिकनेस में कोई चेंजेस आ रहा है? क्या इसके थिकनेस में कोई चेंजेस आ रहा है मेरे प्रेशर से? नहीं आ रहा। इसका मतलब जो मेरे द्वारा लगाया गया प्रेशर है, यानी मैं यहाँ से जो प्रेशर लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, वो उतना ज़्यादा नहीं है कि इसके डेंसिटी को बढ़ा या घटा सके। इसका मतलब मेरा प्रेशर जो है मेरे द्वारा अप्लाई किया गया वो ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी और वॉल्यूम में इफेक्ट लाने के लिए क्या होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है प्रेशर को बियर यानी उसको सहने का, उससे ज़्यादा आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये वस्तु है, इसको मैं यहाँ से दबाना चाह रहा हूँ बट मैं दबा नहीं पा रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं दबा नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ से प्रेशर उतना लगा नहीं पा रहा हूँ, तो ये वस्तु ऐसे ही रहेगी, ये ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा। बट जैसे ही मैं अपना प्रेशर इंक्रीज कर दूँ तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, इसका मतलब हो गया प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, वहीं अगर मैं प्रेशर को कम कर दूं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर को अगर कम कर दूं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या वैसा ही रहेगा। ठीक, ये बात समझ आ रहा है, सेम रहेगा तो सेम रख लेते हैं। और डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्रेशर कम कर रहा हूं, जैसे ये था वस्तु और प्रेशर कम कर रहा हूं, ये था प्रेशर कम और प्रेशर कम और प्रेशर कम और प्रेशर कम। इसका मतलब पहले वस्तु यहाँ था यानी इसकी वॉल्यूम इतनी थी, अब और प्रेशर कम कर रहा हूँ और प्रेशर कम कर रहा है तो ये उठता जा रहा है, और प्रेशर कम ये और उठेगा और प्रेशर कम ये और उठेगा। वॉल्यूम क्या हो गई, बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई। डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा, पहले इतना था बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घटेगी यानी कि ये घट जाएगा। ये क्लियर है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक, ये बात पता चल गया, यानी कि डेंसिटी बढ़ने से प्रेशर से क्या क्या इफेक्ट आता है। ऐसे बहुत सारे, ह्यूमिडिटी से क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसके अलग अलग हम केसेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये मास जो है, ये मास है क्या, ये मास और कुछ नहीं, उस ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम्स या उसके अंदर कंटेन हाउ मेनी या विच मैटर, ठीक है, कंटेन टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, वो है यानी कि नंबर ऑफ मैटर्स। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, अब ये मार्कर है, ये मार्कर का वॉल्यूम और उससे छोड़ो अभी बस देखना है नंबर ऑफ एटम्स। सपोज करो मैंने बोला इस मार्कर में आपका 50 नंबर ऑफ एटम्स है, 50 नंबर ऑफ एटम्स है, तो आपने देखा कि इस एरिया में ये सॉलिड है और 50 नंबर ऑफ एटम्स है। मैंने बोला ये एक फ़ोन है, इस फ़ोन में यहाँ से अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ और मैं बोल दूँ कि इसकी डेंसिटी ओवरऑल उस पर्टिकुलर, मान लो ये मार्कर का इतना हमारा एरिया था वॉल्यूम और ये हमारा फ़ोन है, ठीक,
तो फोन में ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया होंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो अगर ये 50 था तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 4, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 200। अगर एक एटम का यहाँ पर जो मास था वो मान लो 1 किलोग्राम है, मान लेते हैं 1 किलोग्राम, ठीक है। अब बोलोगे मार को तो फिर ऐसे 50 किलोग्राम का हो जाएगा, तो मान लेते हैं, ऐसे नहीं मानना, 100 ग्राम मान लो। तो 50 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 5000 ग्राम, यानी कि 5 किलो। वो भी ज्यादा है मुझे पता है, 10 ग्राम ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यही 100 ग्राम अप्लाई करूँ 200 पे, तो कितना हो जाएगा 20,000 ग्राम। इसका मतलब कितना हो गया, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई काट देंगे तो 20 किलोग्राम। यानी कि वो वस्तु का अगर वॉल्यूम बढ़ गया और सेम टाइप ऑफ मैटर है, यानी जिस मैटर से ये बना है उसी मैटर से अगर ये बना है, इसकी डेंसिटी जितनी है अगर इसकी भी डेंसिटी उतनी ही है, तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम अगर बड़ा होगा तो ओवरऑल मास बढ़ जाएगा, ठीक है, ओवरऑल मास बढ़ जाएगा। बट वही कंडीशन मैंने आपको रुई और लोहे का बताया था, ठीक है। रुई में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर, लोहे में पार्टिकल्स चिपका, रुई में दूर दूर, तो दूर दूर होगा यानी पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। पार्टिकल्स दूर होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, तभी तो, क्योंकि एटम्स का वजन ही है ना, ये एटम नहीं तो वजन कर रहा है, मास बना कौन रहा है, ये नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर एटम्स दूर दूर है इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका ओवरऑल मास कम हो जाएगा। अगर लोहे में एटम्स पास पास है इसका मतलब ओवरऑल मास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स होता है किसी भी एटम में, किसी भी मैटर में। जैसे सॉलिड के केस में जो मास होगा वो हमारा ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पर बिल्कुल चिपके होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं। तो मैंने भी बताया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं एटम्स, वही हमारा मास को बनाने में जिम्मेदार होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ एटम्स 12 है, ठीक है। बट वहीं अगर मैं बात करूं लिक्विड की केस में, तो यहां पर मान लो नंबर ऑफ एटम्स इसी वॉल्यूम में इतना है 5 है, ठीक है। और यहां पर गैस की बात करूं तो इसी वॉल्यूम में मान लो 3 है, ठीक है, 1 2 3, मान लो क्या लगभग यही होगा, ठीक है, कम ही होगा। तो यहां पर क्या पार्टिकल चिपके, मास बढ़ा दिया। मास बढ़ाने के लिए क्या जिम्मेदार है, नंबर ऑफ एटम्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स दिस टाइप ऑफ सॉलिड कंटेन, इफ द नंबर ऑफ एटम्स इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा, द ओवरऑल मास विल बी इंक्रीज्ड। बट यहाँ देखो पार्टिकल्स दूर दूर है, नंबर ऑफ एटम्स कम है, इसका मतलब यहाँ पर अगर मास 10 किलोग्राम होगा तो इससे तो कम ही होगा, यानी अगर मान लो रखते हैं तो 3 किलोग्राम रख लेते हैं, यहाँ तो इससे भी कम होगा तो 1 किलोग्राम रख लेते हैं। यानी डिपेंडेंसी होती है नंबर ऑफ एटम्स पे। वॉल्यूम एक जरिया है, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम होने का ये मतलब नहीं होता है कि वहां पर आपका मास भी ज्यादा होगा। मास ओनली ऑन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एटम्स दैट टाइप ऑफ मैटर्स कंटेन, कितना नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करता है उसी को हम मास कहते हैं, ठीक है। ये चेंजेस नहीं होता है। ये चेंजेस क्यों नहीं होता है, अब ध्यान से देखो। जैसे ये कॉपी है, ये पेज मैंने फाड़ दिया, ठीक है, इसको मैं अलग करता हूं। देखो ये वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कुछ ये होगा, ये जितना साइज है, ठीक। मान लो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, एक्चुअली में सॉलिड है, बट सॉलिड उस तरह का नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें एटम्स कम होंगे, इसीलिए इसका वेट ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसका वेट ज्यादा नहीं है। या हो सकता है नंबर ऑफ एटम्स तो ज्यादा हो, बट उस एटम का ही वेट ना हो। बात समझ आ रहा है? जैसे मान लो ये है, ये वस्तु है, इसमें जो ये हल्का क्यों है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है, और इसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होंगे। और इस तीसरा रीजन क्या हो सकता है, इसके जो नंबर ऑफ एटम्स का वेट है वो कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ओवरऑल मास कम हो गया है। अब ओवरऑल मास मान लो कम हो गया है, ठीक है, ये वस्तु है। अब मैं बोल रहा हूँ मास चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, तब तक मास चेंज नहीं होगा जब तक ये वस्तु ऐसा रहेगा। अगर मैं इस वस्तु को यहाँ से फाड़ दिया, 2 भागों में कर दिया, तो इसका और इसका मास ध्यान से देखना, मान लो इसके ऊपर मैंने लिख दिया ये मान लो 30 किलोग्राम, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ लिखा मैंने 30 किलोग्राम 30 किलोग्राम ही ग्राम रख लेते हैं, ये 20 ग्राम,
ठीक, ये देखो, ये लिख दिया 30 और ये लिख दिया 20, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 50, टोटल हो गए 50। यानी कि अगर मान लो मैं इस दोनों कागज का मास निकालूं तो कितना है 50, तो इन दोनों कागज का मास कितना है 50 ग्राम। बट अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया, तो इसका मास कितना हो जाएगा 30, इसका मास कितना है 20। इसका मतलब मास अलग अलग यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए तो मास ओवरऑल चेंज हो जाता है, ब्रेक कर दिया जाए तो चेंज हो जाता है, बट ओवरऑल वो कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि ओवरऑल बात करें तो ये कांस्टेंट है, बट अगर इसको ब्रेक करें, ठीक है, इसको फाड़ें या इसमें मान लो कोई एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण यहाँ से कुछ डैमेज हो जाए तो ओवरऑल उसका मास रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि वहाँ से वो पार्टिकल्स हट चुके हैं। जैसे मान लो यहाँ से ये दोनों जुड़े हुए थे, अब ये दोनों पार्टिकल्स हट चुके हैं, तो ये 30 और ये 20। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स थे, इसके अंदर जो एटम्स थे, मान लो 30 एटम थे तो 30 ग्राम का हो गया। ये 20 एटम है इसके अंदर मान लो, तो 20 ग्राम का हो गया। दोनों मिला के मान लो 50 ग्राम का था, यानी कि 50 एटम्स थे। जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये 30 और 20 में बट गया, बट ओवरऑल अगर ऐड करें तो 50 ही होगा। यानी कि नेट जो हमारा मास है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, ये बात समझ आ गया? ठीक है, अब देखो ये मास हो गया। अब मास में हमने देख लिया। अब मास का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। किलोग्राम यानी कि केजी, ये मास का एसआई यूनिट है। ठीक, मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। याद रहेगा, मास कांस्टेंट होता है। दूसरी चीज, मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, मास कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज इफ वी गो एनीवेयर, कहीं भी चले जाए। पर चेंज कब हो सकता है? जब उसके अंदर उसको ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो ओवरऑल तो देखो सेम ही रहेगा, बट वहां पर क्या है, पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर इस दोनों के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो इसका मास अलग, इसका मास अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट है। ठीक है, अब मास का एसआई यूनिट बता दिया आपको मैं। अब देखो ये वेट क्या है? ठीक है, ये तो मास की बात होगी। ठीक, मास हमारा कौन सा होता है? स्केलर है, वेक्टर है? स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास केवल और केवल अपना मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है। खुद ही सोचो ना, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसका कुछ वजन है, मान लो 50 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, बट इसका कुछ डायरेक्शन है, कुछ डायरेक्शन है। हम लोग हैं, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर का मास मान लो 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, बट हमारा कोई डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है ना। तो इसका मतलब हमारे पास बस ओनली ऑन मैग्नीट्यूड है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम स्केलर क्वांटिटी मास को मानेंगे। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रहेगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। चलो